हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं वो आपके लिए चौंकाने वाला तो है ही। सुन करके अजीब भी लग रहा होगा कि क्या भारत दोबारा से गुलाम है। और अगर इसमें दबे मुंह या खुले मुंह से कोई कहे कि हाँ है, तो फिर सुनने में अजीब तो लगेगा ही। वास्तविक रूप में देखा जाए तो अभी हाल ही में 15 अगस्त 2025 को हमने अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और बड़े जोश खरोश के साथ मनाया। लेकिन आप समझते होंगे इस बात को कि वो जो स्वतंत्रता दिवस था वो एक प्रकार का राजनीतिक स्वतंत्रता दिवस था। हमने अभी थोड़े दिन पहले राजनीतिक स्वतंत्रता दिवस को मनाया। हमारा ये 79वां स्वतंत्रता दिवस है। लेकिन हमें समझना होगा कि जहां हम इतने शान से, जान से, जोश से इस स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहीं कोई एक ऐसा आयाम है जिसमें भारत अभी भी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, जिस पर भारत इंडिपेंडेंट नहीं है। तो जब किसी फील्ड में, किसी आयाम में भारत स्वतंत्र नहीं है जो कि उसकी सॉवरेनिटी से भी रिलेटेड है, तो फिर यहां एक बात सोचने के लिए लोगों को मजबूर हो जाना चाहिए कि क्या फिर से एक बार आजादी की जंग लड़ने के लिए भारत को तैयार होना है और क्या हम उसके लिए तैयार हैं। हमें समझना होगा कि हमें आज के समय में, प्रेजेंट सिनेरियो में, ठीक है हम 1947 में आजाद हो गए, उस हिसाब से चलो ठीक है हमारी आजादी थी, लेकिन आज हमें राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ तकनीकी संप्रभुता की भी आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है तकनीकी संप्रभुता की। आप तकनीकी संप्रभुता का मतलब समझते हैं? तकनीकी संप्रभुता, देखिए संप्रभुता शब्द तो अपने आप में ही क्लियर होगा आप लोगों को। सॉवरेनिटी यानी कि जिस चीज को लेकर के हमारी अपनी खुद की ओनरशिप है, जिसमें किसी बाहरी तत्व का इंटरफेयर ना हो, जिसके लिए हम ही प्रभुत्व रखते हो, हमारे देश के लोग उस पर समान प्रभुत्व रखते हो, उसी को संप्रभुता कहेंगे। तो राजनीतिक स्वायत्तता तो है हमारे पास में, लेकिन तकनीकी संप्रभुता अभी हमारे पास में नहीं। और ये बहुत बड़ी बात मैं आपको कर रहा हूं, क्योंकि आज का जो जीवन है वो टेक्निकल हो चुका है। हर फील्ड में, हर जगह आपको हर हाल में लाइफ में टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी दिखाई दे रही है। और प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखें तो जो अक्रॉस द वर्ल्ड हम जिस जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं, अगर हम उस जियोपॉलिटिक्स के ऊपर गौर करें तो हम देखेंगे कि इसने काफी गंभीर टर्निंग पॉइंट लिया हुआ है। और आप उसमें महसूस कर रहे होंगे कि आज दुनिया भर में तमाम सारे जो ये युद्ध लड़े जा रहे हैं, इसमें फेस टू फेस जो आर्मी पर्सन्स हैं वो सामने नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि आज के युद्ध गोली बम बारूद की तुलना में सॉफ्टवेयर और ड्रोन से लड़े जा रहे हैं। अगर गोली बम बारूद का इस्तेमाल भी हो रहा है तो उसके लिए जो वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। आपने आज से कुछ ही दिन पहले की बात सुनी होगी कि रूस ने यूक्रेन की कुछ सरकारी बिल्डिंग्स पर हमला किया और वो हमले ड्रोन के द्वारा किए गए थे, जिसमें 4-5 लोग गंभीर रूप से मारे भी गए और बहुत सारे लोग घायल हुए। टेक्नोलॉजी को लेकर के आजकल हर जगह हाय तौबा मची हुई है। वो जाने दीजिए, थोड़े समय पहले हमने देखा कि भारत का संघर्ष पाकिस्तान के साथ हुआ और उस संघर्ष में भी ड्रोन हमले किए गए थे। आपने कभी कल्पना की है कि पाकिस्तान के द्वारा इतने सारे जो ड्रोन हमले किए गए थे उसमें से एक भी सफल नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ अवर एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, सुदर्शन चक्र। ऑफिशियली उसका नाम S-400 है। पर क्या आपने गौर किया कि ये S-400 भारत का इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी नहीं है? हमारे अपने देश की बनाई हुई ये मशीनरी नहीं थी, हमने इसे रूस से प्राप्त किया था। कभी कल्पना कीजिए कि आज हमारे रूस के साथ अच्छे संबंध हैं। देश में, दुनिया में जियोपॉलिटिक्स ये कहती है कि कभी कोई किसी का दोस्त और कभी भी कोई किसी का दुश्मन हो सकता है। ईश्वर न करे कि कल को अगर हमारे रूस के साथ संबंध खराब हो और वो इस तरीके की टेक्नोलॉजी देने से इनकार कर दे और फिर इस तरीके के हमले हों तो भारत की स्थिति क्या होगी। ये मैं सिर्फ आपको कल्पना करने के लिए कह रहा हूं। और तभी आपके मन में स्वतंत्रता की बात आएगी। आप देखेंगे कि आज जो है, जो सबसे ज्यादा नुकसान जिस चीज से हो रहा है वो उस प्रकार के युद्ध से हो रहा है जो छद्म युद्ध है, जो प्रत्यक्ष युद्ध नहीं है।
बहुत ही नुकसानदायक युद्ध है और ये युद्ध जो है वो साइबर स्पेस का है। ये युद्ध किस चीज का है? साइबर स्पेस का है। आप सोच करके देखिए कि हम अपने निजी जीवन में दुनिया में न जाने कितनी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लगातार लगातार लगातार, चाहे हम बैंक की बात कर रहे हो, चाहे रेलगाड़ी की बात कर रहे हो, चाहे पावर ग्रिड्स की बात कर रहे हो, चाहे अपने निजी जीवन के इंटरटेनमेंट्स में अगर हम बात करें, जैसे टीवी देखना है हमें, जो है यूट्यूब हम चला रहे हैं, सब कुछ, जितनी भी सोशल मीडिया जिसको हम कह सकते हैं, वो सारे के सारे तो संचार तकनीकी पर चल रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इन संचार तकनीकी की पीछे ये जो सुविधाएं हमें पहुंच रही हैं, ये सुविधाएं पहुंचाने वाली जो कुछ कंपनियां हैं, वो कुछ ही कंपनियां हैं। और उसमें से भी मजेदार बात यह है कि ये कुछ कंपनियां किन्हीं देशों की ही हैं, मतलब एक या दो। हमारे ये जितनी भी डिजिटल चीजें, इस पे मैक्सिमम डिपेंडेंसी अगर आप देखेंगे सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम डिपेंड हो रहे हैं यूएस के ऊपर। हो रहे नहीं, हो चुके हैं, हमेशा से हैं। आपने आज तक कभी गौर किया कि YouTube क्या है और इंडिया का अपना YouTube है क्या? आपको आंसर मिलेगा नहीं। जबकि कितनी कॉमन चीज है ये, इतनी कॉमन चीज जो आज छोटा से छोटा, आपने सुना होगा कि हमारे घर में छोटे से बच्चे होते हैं, वो हमसे पहले सीख जाते हैं कि कैसे YouTube चलाया जाता है, वो जल्दी सर्च कर ले रहे हैं। उस छोटे से बच्चे की नीड बन चुकी है जो सॉफ्टवेयर, वो हमारे पास अपना है ही नहीं। सोचने की बात है, उसकी डिपेंडेंसी नहीं है। अभी हाल ही में आपने देखा कि नेपाल में इतना बड़ा सा तख्ता पलट जैसी कहानी हो गई। उसके पीछे का रीजन क्या है? कि कुछ कंपनीज थी जिसको वहां की गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप हमारे यहाँ ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो हमारे यहाँ आकर के अपने ये ऑफिसेज ओपन कीजिए। कुछ कंपनीज मान गई, एक या दो, बाकी कंपनीज ने सरकार की बात मानने से इनकार कर दिया। सरकार को स्टेप उठाना पड़ा, सरकार ने उन सोशल मीडियाज को बैन कर दिया। सोशल मीडियाज को बैन करने से वहां का यूथ आक्रोशित हो गया, और आक्रोशित होने से वहां इतना आक्रोश हुआ कि हिंसा तक उतरा। आपने देखा कि पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की हत्या हो जाती है। आपने देखा कि संसद को जला करके नष्ट कर दिया गया। न जाने कितने लोगों को टारगेट मर्डर्स के अंतर्गत मारा गया, किलिंग की गई उनकी। और किस डिमांड के लिए? इस डिमांड के लिए कि ये जो सोशल मीडिया है जिसपे सरकार बैन कर रही है, तानाशाही प्रवृत्ति लेकर के आ रही है, ये हमारी रोजी रोटी है, ये हमारे संसाधन का एक हिस्सा है, ये सरकार अपने निजी लाभ के लिए इन चीजों को बैन क्यों कर रही है? अब वो वहां की मान लेते हैं कि एक पल के लिए वहां की समस्या है, लेकिन समस्या का मूल जड़ क्या है? अगर यही नेपाल में खुद का ये क्लाउड सर्वर और ये सारी चीजें होती, तो इस तरीके के ऑपरेशंस की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। पर क्या इंडिया के पास है? जवाब है नहीं। इंडिया भी इन सब चीजों पर दूसरों पर डिपेंड है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो डिपेंडेंसी है बेसिकली, ये इंडिया को कमजोर कर रही है। आप फर्ज कीजिए, क्योंकि हमने कहा अब यहां पर अमेरिका का नाम लिया, आप फर्ज कीजिए कि हमारे देश के जो संबंध है वो अमेरिका के साथ इस समय कैसे चल रहे हैं। हमारे संबंध अमेरिका के साथ कैसे चल रहे हैं? अमेरिका के साथ हमारे संबंध खराब चल रहे हैं। आपको मालूम है कि व्यापार के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हमारे संबंध उसके साथ ठीक नहीं चल रहे हैं। और ऐसे में यदि अगर यूएस ये कदम उठा ले, कभी सोच करके देखिए कि यूएस अगर ये कदम, जो कि उठा सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो वहां के राष्ट्रपति महोदय हैं, वो आप सब लोग जानते हैं कि एकदम सनक मिजाजी हैं। वो कभी भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, भले ही बाद में उसे रिवोक कर लें। अरे भाई, एक दिन के लिए भी अगर बंद हो गया या एक दिन के लिए भी इस तरीके की बाधा पहुंचाने की प्रयास कर दिए गए, ये अंतरराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं किसी राष्ट्रीय द्वेष के चलते अगर अपनी जो क्लाउड सर्विसेज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज जो हैं, इनकी जो सेवाएं हैं, अगर ये बंद कर दें तो क्या होगा? कभी सोचा आपने? कितनी गंभीर परिस्थिति हो सकती है? भारत को कितना आर्थिक नुकसान हो सकता है इससे? आर्थिक नुकसान तो जाने ही दीजिए, उसकी सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे कितना बड़ा हमला होगा ये। और इस हमले में किसी भी सैनिक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जस्ट दे हैव टू स्विच ऑफ फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड जो भी आप कह सकते हैं। तो देश को गंभीर और वास्तविक नुकसान यहां पर पहुंचाया जा सकता है, इतनी क्षमता है इसमें। समझ में आ रही बात? तो हमें क्या करना है? हमारे पास में इसका सॉल्यूशन क्या है? हमारे पास में इसका सॉल्यूशन है कि भैया
हमको चाहिए एक स्थायी समाधान। हमको इसके पीछे क्या चाहिए? एक स्थायी समाधान। अगर हमारे पास में इसका समाधान होगा तो काम बनेगा। क्या भारत के पास में इसका कोई विकल्प है? क्या भारत के पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है? इस सब के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको बेहद महत्वपूर्ण दे देना चाहता हूं कि भाई 12 दिसंबर की डेट आप नोट कर लीजिए। 12 दिसंबर रात 11 बजे के बाद प्राइस जो है वो बढ़ जाएंगे और आपको लगेगा कि काश मैंने जो है कल ही इसमें एडमिशन ले लिया होता। तो आज 11 तारीख है, आज अंतिम मतलब एक दिन आपके पास में बचा हुआ है। विरर लाइव कोड का इस्तेमाल करके स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्सेज में, किसी भी कोर्स में आप एनरोल करा सकते हो, मिनिमम जो है फीस में और मैक्सिमम डिस्काउंट में। इसके बाद आपकी फीस बढ़ जाएगी। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं फटाफट से आज या कल में कर लें। समाधान की मैं बात कर रहा था कि आखिर इन सब चीजों का समाधान क्या है। भारत के पास कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम या डेटाबेस या अन्य फंडामेंटल बेसिक सॉफ्टवेयर है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि भारत के पास ना तो कोई उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम लोग शॉर्ट में ओएस बोलते हैं, ना तो उसका अपना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इस तरीके से के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो डेटाबेस चाहिए हमें, वो उसको बनाने के लिए अभी क्षमता भारत की नहीं है। और तमाम प्रकार के जो बेसिक सॉफ्टवेयर चाहिए वो सॉफ्टवेयर भी भारत में अभी नहीं बने हैं। अब आपको लगता होगा कि इंडिया जैसी कंट्री में ऐसी चीजें अभी क्यों नहीं है। अभी हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, वो चुनौतियों का पार्ट होगा। लेकिन क्या हम इसे स्वयं बना सकते हैं? हमारे पास आंसर होना चाहिए हां, और होना नहीं चाहिए हो। एक्चुअली हमारे पास में कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा डेटाबेस नहीं है फिलहाल तो जिससे हम इस चीज को स्वयं बना सके, लेकिन हमें बनाना चाहिए। और बनाना चाहिए ऐसा जिस पर हम रिलाय कर सकें, जिस पे हम भरोसा कर सकें, जिस पे हम विश्वास कर सकें। ऐसा कुछ जिस पर हम पूरी तरीके से भरोसा कर सकें। और इसकी वजह से देश जो है, जो बाहरी संकट से जूझ रहा है, बाहरी स्रोतों पर निर्भर हैं हम। आपने देखा कि एयर डिफेंस सिस्टम के लिए हम यूएस क्या नाम है, रशिया पर डिपेंडेंट हैं। सॉफ्टवेयर्स के लिए हम अमेरिका पर डिपेंडेंट हैं। हार्डवेयर्स के लिए हम चाइना और इस तरीके की जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। और इन सब लोगों ने अपनी डिपेंडेंसी हमारे लिए अगर खत्म कर दी, अगर, तो हमारा क्या होगा फिर? हम इनके स्रोत पर इतना निर्भर हैं। तो भारत को इस समय इमीडिएटली, ये नहीं कि आगे 10-20 साल में हम कर लेंगे, भारत को इस समय इमीडिएटली अपना खुद का यह सारा तंत्र विकसित करना आवश्यक है, और इसके लिए उसे तैयार रहना होगा। तभी जाकर के भारत डिजिटली स्वतंत्र हो सकता है, डिजिटल सोवरेनिटी को प्राप्त कर सकता है। तो इसमें सबसे अच्छा जो उपाय है वो उपाय है ओपन सोर्स मॉडल। ओपन सोर्स मॉडल कहने में जितना आसान है लेकिन उतना ही कठिन है। हालांकि सस्ता समाधान है। जैसे आपने लिनक्स के बारे में सुना होगा, है ना? एंड्रॉयड जिसका आप आसानी से इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। क्या भारत लिनक्स और एंड्रॉयड जैसे संस्करण नहीं बना सकता जिससे वो सुरक्षित और मतलब एक जैसे बैकडोर थ्रेट जो होता है, उस बैकडोर थ्रेट से वो बचा रहे? हमारे पास में एक बहुत बड़ा आईटी सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर है। आईटी सेक्टर जो है, बहुत बड़ा आईटी सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर हमारे पास में। तो हम आईटी में सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। हम आईटी में सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। हम सॉफ्टवेयर्स को इस लेवल पे या डेटाबेस को या ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इस लेवल पे डेवलप नहीं करते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि मान लेते हैं एक पल को हम इसे कर भी लें। मुद्दा इसमें केवल इतना ही नहीं होता है कि आप इसे बना सकते हैं नहीं। भारत इसका जवाब तो दे देगा कि हाँ बना सकते हैं। मुद्दा बनाने में नहीं है। जैसे कहते हैं ना, हाथी लाना आसान है लेकिन हाथी पालना कठिन है। तो वैसे ही असली जो चुनौती है वो इसके एक लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालिक, इसको जो है लोग अपना सकें और उसका रखरखाव किया जा सके। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस के साथ अगर देखा जाए तो व्यवहारिक रूप से एक बहुत बड़ा ये चुनौती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा सहायक उपयोग आधार भी चाहिए, उपयोगकर्ताओं का आधार भी चाहिए, यूजर बेस हमें चाहिए।
अगर हमें किसी ओएस को अपनाना है तो चलो ठीक है, हम बहुत ज्यादा अपग्रेडेड ना बनाएं, थोड़ा सा पिछड़ा हुआ हम कह सकते हैं कि उसको बना सकते हैं। लेकिन आज के समय में आप देखिए दूसरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, एंड्रॉइड को टक्कर देना होगा ना यार, तब ना जाकर के किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को भारत अडॉप्ट कर सकता है। यानी आज का समय जो है, पहले तो हम बहुत पीछे हो चुके हैं इसमें, अभी भी अगर हमने नहीं काम किया तो आगे ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है और ज्यादा अपग्रेडेड हो जाएंगे और ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे, तब हमारे लिए वो व्यवहार्यता और ज्यादा चुनौती हो जाएगी। हालांकि भारत के पास में बहुत बड़ी तौर पे अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी को यूज करने और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट करने वाला एक बहुत बड़ा सा एक यूजर बेस है, लेकिन समस्या यह है कि उसको कंटिन्यू कौन करेगा। जो हमारे पास में जो टेक्नीशियंस हैं, जो आईटी टेक्नीशियंस हैं, आईटी पेशेवर जो हैं, वो डिजिटल दुनिया का बहुत अच्छे से निर्माण करते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि उनको जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, क्या वो संसाधन भारत में मौजूद हैं? हमेशा के लिए उन संसाधनों को मौजूद होना जरूरी है। भारत के पास अपना खुद का घरेलू जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बन सकता है। फिर वही बात है कि बनने में फिर चुनौतियां किस चीज की आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं, क्यों नहीं बन पा रहा है, उसके ऊपर एक बार फोकस करना जरूरी है। अगर आप देखें कि वास्तविक रूप में, सुनने में थोड़ा खराब लगेगा, लेकिन अगर देखेंगे तो जो विशेषज्ञता जो हमें चाहिए किस चीज के निर्माण में, ओएस के निर्माण में, ऑपरेटिंग सिस्टम से इस तरीके की जो भी चीजें हैं उसके निर्माण में जो हमें विशेषज्ञता चाहिए, जिस प्रकार का हमें मानव संसाधन चाहिए, वह मानव संसाधन क्या मौजूद है? यह क्वेश्चन इंडिया को करना चाहिए अगर आप देखें तो। क्योंकि विश्वसनीय और सुरक्षित ओएस सिस्टम विकसित करने के लिए सबसे अधिक अनुभवी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सिस्टम आर्किटेक्ट्स और सिक्योरिटी जो विशेषज्ञ हैं उनकी आवश्यकता होती है। मैंने कहा ना, इसको बना लेना इतना आसान है। अगर मान लेते हैं भारत ने बना ही लिया और उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई सिक्योरिटी थ्रेट आ गया, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और एक दिन वो हैक कर लिया गया, तो फिर क्या होगा? अभी आप देखते हैं भारत में आधार सिस्टम बनाया जाता है, लोग कहते हैं कि उसको हैक किया जा सकता है। भारत में जो है ये वोटिंग मशीन बनाई जाती हैं, लोग कहते हैं कि इसको हैक किया जा सकता है। तो ये भरोसा अभी इतने छोटे वाले स्तर पर भी बहुत मजबूती के साथ अगर डेवलप नहीं है, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम जैसी बड़ी चीजों के लिए भरोसा कैसे डेवलप करेंगे? तो इसका मतलब है कि इसको ऊपर एक बहुत व्यापक स्तर पर काम करना पड़ेगा। भारत में एक बहुत बड़ा आईटी सेक्टर मौजूद है। आप देखते हैं कि ठीक है, भले ही यूएस में आईटी अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन उस यूएस में आईटी अपॉर्चुनिटी में जो आईटी इंजीनियर्स जो काम कर रहे हैं, वो इंजीनियर्स तो भारत के हैं। सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज भारत की बहुत सारी हैं। उसका रीजन ये नहीं है, उसका रीजन ये है कि भारत में ये सर्विस प्रोवाइडर अच्छे और सस्ते सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करा सकते हैं, इसलिए उनकी, और युवा हैं, वहां की तुलना में कम पैसे में वो काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि सिस्टम लेवल पे जो मैनेजमेंट चाहिए, सिस्टम लेवल पे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चाहिए, वो विशेष अनुभव जो है वो उन कंट्रीज के पास में। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास में कोई कार होती है, मैकेनिक उसको क्या करता है, आप जाते हैं उसको मैकेनिक से सही करवा लेते हैं। कुछ भी खराबी आ जाए आप उस कार को जाते हैं और मैकेनिक से सही करवाते हैं, मैकेनिक उसको सही कर देता है। लेकिन फिर वही मैकेनिक नई कार क्यों नहीं बना लेता? अगर उसे इतना ज्ञान है, इतनी नॉलेज है कि वो इस कार के सारी चीजों को सही कर सकता है, तो उसे बनाता क्यों नहीं है? वो उसका प्रोड्यूसर क्यों नहीं बन जाता? तब आप गंभीरता से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ठीक है, इसके पास में स्किल है, लेकिन उस लेवल की स्किल कि एक कार को डेवलप किया जाए संभवतः नहीं मिलती, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके पास जिस प्रकार के संसाधन चाहिए, केवल विल पावर से काम तो नहीं चलेगा। विल पावर चाहिए, बट विल पावर से तो काम नहीं चलेगा। इसके पास में उतने संसाधन नहीं है कि वो इन चीजों को असेंबल करने के लिए चीजों को बना सके या फिर इसके लिए फैक्ट्री ओपन कर सके। हाँ, इनमें में से कुछ कर लेते हैं तो पता चलता है, हम मोटिवेशनल स्पीचेस में पढ़ते हैं कि भाई पहले मैं मैकेनिक था, अब मैं कार कंपनी का मालिक हूं। पर वो कितने होते हैं? हजारों, लाखों, करोड़ों में से कोई एक।
तो हम कहेंगे अगर कोई चीज की अवेलेबिलिटी करोड़ों में से एक है तो यार ये कम है ना। तो सिस्टम लेवल पर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के विशेषज्ञ हैं उनकी कमी है। बड़े पैमाने पर डेडिकेटेड इंजीनियर्स जो इस लेवल पे काम कर सकें, उस तरीके के रिसोर्सेस की कमी भारत के अंदर है, जो भारत के लिए एक चुनौती क्रिएट करता है। दूसरी बात यहां पर आती है कि चलो मान लेते हैं कि विशेषज्ञता आ भी जाए और मानव संसाधन जो है वो उपलब्ध हो भी जाएं, तो हम इनको करके उस सॉफ्टवेयर को बना लेंगे। मान लेते हैं कि ओएस डेवलप हो गया, तो अगली बड़ी जो चुनौती आएगी वो आएगी उसके दीर्घकालिक समर्थन के लिए, और जो चुनौती आएगी वो उसके मेंटेनेंस यानी रख रखाव के लिए आएगी। केवल ऐसा तो है नहीं कि बस बना लिया और उसके बाद चल रहा है। ओएस बनाना सिर्फ उसे डेवलप कर लेने तक सीमित नहीं है, काम तो असली उसके बाद शुरू होता है। उसके बाद उसे लगातार आप देखेंगे उसमें पैच है, उसमें बग फिक्सिंग है, लगातार अपडेशंस हैं, उसकी सिक्योरिटी कंप्लायंसेस जो भी हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब आपको लगातार करनी पड़ेंगी। भाई आप देखते हैं ना, आपका कभी कभी आपने सुना होगा कि भाई आज व्हाट्सएप नहीं चला, 1 घंटे के लिए कुछ लोगों का व्हाट्सएप चला ही नहीं, पूरे देश में लोगों का, या देश के किसी एरिया में नहीं चला, 1 घंटे के लिए नहीं चलता, हाहाकार बड़ी न्यूज बन जाती है। क्या इस लेवल पे हमारे पास में इसको फिक्स करने की क्षमता अभी है? आप बताइए, फिक्स करने की क्षमता है? थोड़ा आप कहेंगे कि बार बार आप इंडिया की बुराई कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं, सच्चाई से रूबरू करा रहा हूं। आप भाई अगर आप आईआरसीटीसी में जाएं और जो आपका रिजर्वेशन का टाइम है, खास तौर से तत्काल टिकट का जो रिजर्वेशन टाइम, अब थोड़ा सा तो कम हो गया, थोड़ा सा उसमें सुधार किया गया है जब से आधार लिंकिंग उसमें कर दी गई है। पहले भाई विंडो ओपन होने के बाद वो इतना जबरदस्त तरीके से हैंग हो जाता था, तो सर्वर काम ही नहीं करता था, और जब तक सर्वर खुलता है तब तक सीट्स फिल हो चुकी होती, कई बार तो उसके कैप्चा कोड्स ही ओपन नहीं होते। तो अगर हमारे पास में इस तरीके की रख रखाव अभी है इतने बड़े लेवल पे, आप सोचिए आईआरसीटीसी कितना बड़ा स्तर है, हो सकता है इसका, तो हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। जब हम पूरे देश की बात कर रहे हैं तो हमें और ज्यादा मतलब एकदम क्लियर अपडेशंस, पैच, बग फिक्सिंग और इत्यादि चीजों की सुरक्षा की आवश्यकता होगी। और इन सब चीजों के लिए लगातार, ये नहीं कि बस कुछ दिन तक एक्टिवली काम किया, बल्कि लगातार एक्टिवली काम करना होगा। इसके लिए कुशल कारीगर चाहिए, कुशल कारीगर का मतलब कुशल विशेषज्ञ चाहिए, और इन सब चीजों में एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो लगेगा। तो बट ऑब्वियसली हमारे पास में वित्तीय संसाधन की भी आवश्यकता होगी। वित्तीय जो संसाधन है, ये बैकएंड से सपोर्ट हमेशा होते रहना चाहिए, वित्तीय रूप से सक्षम टीमें होनी चाहिए, कि नहीं पता चला अभी संसद से पैसा ही अप्रूव हो रहा है, तो हमारे पास में कोई एक स्थिर और व्यावसायिक मॉडल नहीं हुआ, तो फिर दीर्घकालिक समर्थन कैसे मिलेगा? और अगर हमने ऐसे ओएस बना भी लिए और एक बार भरोसा टूट भी गया, तो दोबारा हम क्या वो भरोसा डेवलप कर पाएंगे? फिर तीसरी बात आती है कि अगर हमने इसे बनाया, तो हम अभी देखो, हमें आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, इसको अभी हम प्रोपगेट कर रहे हैं, अभी हम इसका प्रचार कर रहे हैं, अभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। क्या सब जागरूक हो गए हैं? जैसे कहा जा रहा है कि भाई आगे फेस्टिव सीजन आने वाला है, हम अपने देश में निर्मित वस्तुओं को ही परचेज करेंगे। ये नहीं कहा जा रहा है कि विदेशी वस्तुओं को हम बहिष्कार करेंगे, बट ये जरूर कहा जा रहा है कि हम अपने देश की निर्मित वस्तुओं को ही, लाइटिंग और ये सारी चीजें खरीदेंगे। पर आपको लगता है कि ऐसा होगा? मतलब 100% लेवल की मैं बात कर रहा हूं। क्या सब के सब इस देश में आने वाले फेस्टिव सीजन में अपने ही देश में बने प्रोडक्ट को खरीदने वाले हैं? अब अगर आपका आंसर यस आ रहा है तो फिर ये आंसर यहां पे क्लोज हो जाता है, क्वेश्चन यहां पे क्लोज हो जाता है। बट अगर आपका आंसर जरा सा भी नो आ रहा है, अगर थोड़ा सा भी आपका आंसर नो आ रहा है, तो मेरा क्वेश्चन होगा कि नो क्यों आ रहा है, और उसका आंसर आप ढूंढोगे ना तो मिलेगा भरोसा। क्या मिलेगा? भरोसा। बट वही भरोसा तो हमें यहां भी चाहिए, और भरोसा होगा तो यूजर बेस अपने आप बढ़ जाएगा।
ओएस को व्यवहार्य बनाने के लिए, ऑपरेटिव बनाने के लिए उपयोगकर्ताओं का समर्थन भी तो चाहिए। तो उपयोगकर्ता जो है, उपयोगकर्ता का समर्थन कब होगा? उपयोगकर्ता का समर्थन तब होगा जब इस पर भरोसा हो बेटा। भरोसा डेवलप करना पड़ेगा, और भरोसा बगैर बनाए तो डेवलप होगा नहीं। तो हमें दिखाना पड़ेगा कि हमारा डेवलपर इकोसिस्टम कैसे काम कर रहा है। हमें पहले डेवलपर इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट भी करना होगा, लोगों के भरोसे के साथ उसे निर्मित करना होगा। और बिना किसी पर्याप्त यूजर बेस के नए ओएस को अपनाना कितना कठिन हो सकता है, क्योंकि एप्लीकेशन, ड्राइवर, सॉफ्टवेयर, ये सब सपोर्ट मिलेगा ही नहीं। कैसे करोगे आप इसको? फिर तीसरी सबसे बड़ी चुनौती जो आती है, या अगली सबसे बड़ी चुनौती आती है, वो आती है प्रतिस्पर्धा की। प्रतिस्पर्धा। आप जब बनाने जा रहे हैं तो न सिर्फ आपको ओएस बनाना है, बल्कि वैसा बनाना है जो मौजूदा ओएस हैं, जो मौजूदा ओएस हैं किसी भी कंट्री के, कम से कम उनके बराबर तो एटलीस्ट बनाना ही है। कम से कम उनके बराबर। आप मार्केट में नए उतर रहे हैं तो मार्केट के जो पहले से बिग प्लेयर्स हैं, एटलीस्ट उनके बराबरी करने की क्षमता करिएगा, या फिर उनसे बेहतर। अभी आप विंडोज को देख लो, एंड्रॉइड को देख लो, लिनक्स को देख लो, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनसे बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक आप नहीं बनाएंगे, या एटलीस्ट इन जैसा नहीं बताएंगे, तब तक कोई रिप्लेस क्यों करेगा? अब मजे की बात है कि जब आप रिप्लेस करो, अच्छा आपने देखा होगा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो किसी खास तरीके के ही हार्डवेयर्स में चलते हैं। जैसे आप देखेंगे फला मोबाइल में फला ऑपरेटिंग सिस्टम चल पाएगा। इसका मतलब आपने अगर नया ऑपरेटिंग सिस्टम उस मोबाइल में डालने का प्रयास किया तो भाई आपको तो पूरा मोबाइल बदलना पड़ेगा। तो क्या भारत की जनता उसे बदलने के लिए तैयार होगी? एक बड़े स्तर पर मोबाइल बनाना, भाई आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो सॉफ्टवेयर का यूज तो हार्डवेयर में करोगे, किसी ना किसी भौतिक डिवाइस में करोगे। तो वो भौतिक डिवाइस उसके साथ सिंक भी होनी चाहिए। वो सिंक होगी नहीं, इसका मतलब वो भी आपको अपनी खुद बनानी पड़ेगी। समझ में आ रही बात? तो केवल एक लेवल पे काम करने से नहीं होगा, हर लेवल पे आपको न सिर्फ काम करना होगा, बल्कि अपनी भारतीय जनता को उसके ऊपर भरोसा भी जगाना होगा। क्या हमारे पास में व्यावसायिक मॉडल है? क्या हमारे पास में इसके लिए व्यावसायिक मॉडल उपलब्ध है? आप बताइए, क्या कोई व्यावसायिक मॉडल उपलब्ध है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके विकास के लिए किसी स्थायी व्यावसायिक मॉडल की आवश्यकता होगी। स्थायी व्यावसायिक मॉडल का मतलब यह है कि लगातार उसका निरंतर विकास किया जा सके, अगर चीजें यूज हो रही हैं तो लगातार डेवलप भी की जा सके। अभी भारत में ऐसे मॉडल है नहीं, और हां अगर बनाना है तो सरकार का विल पावर इसमें काम आ सकता है। सरकार या फिर कोई निजी क्षेत्र की कंपनी है वो उसके लिए आगे आए, भारत को स्वावलंबी बनाने के लिए आगे कदम बढ़ाए। जो थोड़ी बहुत परियोजनाएं हैं वो अभी सक्सेस नहीं हुई है जिसका हम उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। कुछ समय पहले आपने देखा था कि भारत ने अपना एक जीपीएस बनाया था। हाँ, हम देखते हैं कि हम 2 कदम भी चल रहे होते हैं आजकल, हम जीपीएस पर निर्भर करते हैं। वो जीपीएस की सर्विस कौन प्रोवाइड करा रहा है? यूएस प्रोवाइड करा रहा है। अपना भारत का कहां है? अपना भारत का एक था नाविक, मतलब था क्या है, बट अभी उसमें डेवलपमेंट की बहुत आवश्यकता है। उस लेवल पे डेवलपमेंट अभी उसका हुआ नहीं है। थोड़े फेल्योर्स भी हमने उसमें देखे। समझ में आ रही बात? तो ये तो सारी चीजें हैं। फिर बारी आती है कि भाई सॉफ्टवेयर तो हम बना लेंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर की भी तो जरूरत पड़ेगी। सॉफ्टवेयर के साथ साथ आप केवल सॉफ्टवेयर बना के काम नहीं कर सकते कि नया सॉफ्टवेयर बना लोगे वो किसी पुराने हार्डवेयर सिस्टम में काम करेगा? नहीं करेगा। तो ओएस के डेवलपमेंट के लिए व्यापक स्तर पर हार्डवेयर प्लेटफॉर्म भी चाहिए। हार्डवेयर प्लेटफॉर्म भी चाहिए कि नहीं चाहिए? बहुत बड़ी स्तर पर चाहिए। अब इसमें भी देखिए, हार्डवेयर में जब आप जाएंगे तो हार्डवेयर के भी तमाम सारे कंपोनेंट्स हैं जिसको बनाना बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे चिपसेट है, चुनौती है भारत के लिए। ड्राइवर ये सब बनाना, ये चुटकी बजाने जैसा काम नहीं है, बहुत कठिन काम है, और इसमें तो धैर्य की बहुत जरूरत पड़ती है।
भारत में जो हार्डवेयर निर्मित होते हैं उनकी संख्या बहुत सीमित है, और अगर हमने हार्डवेयर बना भी लिए, सीमित संख्या के ही चलो बना लिए, तो उसको जो है उसकी संगतता होनी चाहिए क्या नाम है, सॉफ्टवेयर के साथ में। तो ऐसा सॉफ्टवेयर और ऐसा हार्डवेयर एक साथ बनाना ये भारत के लिए चुनौती है। और फिर चुनौती आती है सुरक्षा की, कि अगर हमने ये सब बना भी लिया, सुरक्षा के साथ साथ भरोसा, अगर हमने उसे बना भी लिया तो क्या वो सुरक्षित रहेगा? सुरक्षित रहेगा तो क्या भरोसेमंद रहेगा? क्योंकि आप क्या समझते हैं कि दुनिया आपको इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने देगी आसानी से? आप जब बनाना शुरू करोगे तो उसमें शुरुआत से ही अगर आप देखेंगे तो तमाम प्रकार की वैश्विक खुफिया एजेंसी आपके पीछे लगी रहेंगी, उनसे आपको सुरक्षित तरीके से बनाना पड़ेगा। ये वैसे ही होगा जैसे, ये आज के समय में वैसे ही काम होगा जैसे भाई आप न्यूक्लियर प्लांट बनाते हैं तो चुपचाप चुपके से आपको बनाना पड़ता है, क्योंकि शुरुआत में उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर दी गई, शुरुआत में ही उसमें क्या कह सकते हैं कि साइबर जो है उसके ऊपर अटैक करे जाने शुरू कर दिए गए। तो यह करना बहुत जरूरी है। फिर इंटरनेशनल जो मानक हैं, अंतरराष्ट्रीय मानक जो हैं, उसके स्तर पर मान्यता, उनके साथ सामंजस्यता बैठा पाना भी एक, मतलब कैसे इंटर ऑपरेटेबिलिटी जो है आपकी उसमें शामिल होगी, वो भी देखना पड़ेगा। वो ऑप्टिमाइज हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये भी हमको देखना पड़ेगा। हार्डवेयर की तो ये सारी चीजें हैं। एक मार्ग यहां पर ये हो सकता है कि भाई अगर हम सॉफ्टवेयर में आगे बढ़ रहे हो तो हम हार्डवेयर में भी आगे बढ़ें, हार्डवेयर में भी आगे बढ़ें, हार्डवेयर को भी हम अपना जो है उसमें भी सॉवरेन हो सकें। सिस्टम में केवल सॉफ्टवेयर की ही सॉवरेनिटी की आवश्यकता नहीं है, हार्डवेयर की सॉवरेनिटी की भी आवश्यकता है। और इनफैक्ट हार्डवेयर में सॉवरेनिटी जो है, हार्डवेयर में जो संप्रभुता है, वो सॉफ्टवेयर की जो संप्रभुता थी, सॉफ्टवेयर की जो संप्रभुता है, उससे कहीं बड़ी चुनौती है। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए तो आपको योग्यता, स्किल और ये सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है कि ठीक है कुछ हार्डवेयर मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हार्डवेयर के लिए तो आपको सबसे पहले तो रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल। और इन रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी हो सकता है भारत में ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक परिष्कृत, क्या भारत ने कोई भी एक परिष्कृत सेमीकंडक्टर चिप जो है उसका निर्माण किया है? क्या भारत के पास में कोई सेमीकंडक्टर चिप है? सेमीकंडक्टर फैब्रिक्स के निर्माण के लिए इतने स्टेप्स की आवश्यकता होती है, चिप डिजाइनिंग से लेकर के चिप निर्माण करना, और फिर उस चिप की आपूर्ति श्रृंखला क्रिएट करना, बड़े पैमाने पर इसका मैनेजमेंट करना, ये इसके लिए बहुत बड़े निवेश की जरूरत पड़ती है। और ये निवेश मालूम है किस चीज का चाहिए? धन का भी, और समय का भी, और भरोसे का भी। इन तीनों चीजों के निवेश की आवश्यकता पड़ेगी भाई, एक साथ और बहुत बड़ी मात्रा में। दीर्घकालीन राष्ट्रीय निवेश इतना इसमें, हालांकि भारत ने भी किया है। 10 कंपनीज भारत में लगातार इस चीज का प्रयास कर रही हैं, जिसको इंडिया का सपोर्ट है कि भाई पहली भारत की इंडिजीनियस चिप जो है वो निर्मित हो जाए। लगातार पिछले कुछ समय से न्यूज में थी, पहले 5 थी कंपनी, उसमें 5 और जोड़ी गई हैं। शायद इस साल के अंत तक कोई कंपनी होगी जो इसमें सफलता हासिल कर लेगी। पर वो सफलता में तो आप देखोगे कि अभी वो एक चिप बनाएगी। मैंने कहा कि बड़े पैमाने पर चाहिए, और अभी हम इन सब चीजों के लिए चीन, इंडोनेशिया और जो मतलब यूएस, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, बड़ी मात्रा में डिपेंड हैं इनके ऊपर। हमारे पास इनके लिए क्या संसाधन हैं? और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि क्या इसको बनाने के लिए जो धैर्य की आवश्यकता है, उतना धैर्य है हमारे पास में? सबसे पहले तौर पर अगर आप देखोगे तो महत्वपूर्ण स्टेप यह है कि तमाम प्रकार के जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, उसके ऊपर भारत को अपना फोकस जो है मेंटेन करना पड़ेगा। चिप डिजाइन करना, चिप को असेंबल करना, चिप को मार्केट तक पहुंचाना, उसको यूजर तक भरोसा दिलाना, ये एक बड़ी चेन है। इस चेन को पाना होगा। और आप देखिए, भारत जैसा जो देश है उसको इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस करके, मतलब ऐसा नहीं कि आने वाले भविष्य में हम बाद में इसके ऊपर सोचेंगे, इसको भारत को आज से ही, अभी से ही सोचना होगा। उसका रीजन ये है कि भारत ने हमेशा से देखो यार, अहिंसा का मार्ग अपनाया है, और आगे के जो युद्ध होने वाले हैं वो सॉफ्टवेयर बेस ही होने वाले हैं।
सॉफ्टवेयर बेस ही युद्ध होने वाले हैं। रक्त नहीं बहेगा लेकिन जीवित ही नहीं बचेगा व्यक्ति फिर भी। तो बहुत बड़ी बात है, तकनीकी स्वतंत्रता भारत के लिए बहुत आवश्यक है। ओपन सोर्स को अब एक आंदोलन की तरह से शुरू करने की आवश्यकता है, आंदोलन की तरह से शुरू करना होगा। यह केवल और केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं रहना है, इसके लिए शक्तिशाली सामाजिक राजनीतिक ताकत की आवश्यकता पड़ेगी। आज ज्यादातर सॉफ्टवेयर ओपन सोर्सेज हैं, जिनमें आप एंड्रॉइड लिनक्स वगैरह की बात करते हैं, या फिर क्या नाम है, हडोप की वगैरह की आप बात करते होंगे। ये सब ज्यादातर ओपन सोर्स ही हैं। लेकिन आप देखिए भारत के पास इसमें से कोई नहीं है। ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी। हमें दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो खत्म करनी है। भारत ऐसा कर सकता है। भारत के पास में इसको पाने के लिए पॉजिटिव साइंस क्या है? अगर हम पॉजिटिव साइंस की बात करें तो ये सब चीजों के लिए भारत के पास में पॉजिटिविटी क्या है? बहुत बड़ी यूथ की जो मात्रा है, यूथ अवेलेबिलिटी जो है वो हमारे पास में। भारत में ऑन एन एवरेज 29 ईयर एज है। भारत की जो औसत आयु है वो कितनी है? मतलब एवरेज अगर आप देखें तो भारत में हर लेवल के बीच में, अगर जैसे आप मान लेते हैं कि आप 100 लोग यहां पर अगर वीडियो को वॉच करें तो किसी की उम्र 50 साल होगी, किसी की 25 साल होगी, किसी की 15 साल होगी, किसी की 22 साल होगी, किसी की 28 साल होगी। सबका एवरेज निकाले तो ये कह रहे हैं कि भाई भारत में 29 ईयर्स, मतलब इतना यंग है इंडिया। और सबसे बड़ी बात है, इस यंग इंडिया का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा है। बहुत बड़ा पोर्शन जो है आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा है। और बस इसे स्किल डेवलपमेंट करना है, तो वो स्किल डेवलपमेंट करके सॉफ्टवेयर की तरफ तो चला जाएगा। लेकिन भारत जो इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उस लोकतांत्रिक देश की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। राजनीतिक इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, विल पावर जिसको बोल सकते हैं। ये इच्छा शक्ति अगर होगी तब जाकर के इसको बैकएंड से सपोर्ट मिलेगा, न सिर्फ इन्वेस्टमेंट का, फंडिंग का, समय का, और बल्कि भरोसा जगाना। ये सब काम किसका है? राजनीतिक इच्छा शक्ति का है। तब जाकर के हार्डवेयर डेवलप होगा, तब जाके सॉफ्टवेयर डेवलप होगा, तब जाकर के कॉम्पेटेबिलिटी यहां पर आएगी, तब जाकर के यूजर्स उसे यूज करना शुरू करेंगे। और ये तुरंत करना होगा, इसके लिए समय नहीं बचा है, समय नहीं बचा है। जाने कैसे कैसे, मुझे कहने में जरा सी भी हिचक नहीं है, दुनिया में आजकल तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हो चुके हैं। शासकों की अगर हम बात करें तो, लीडर्स की बात करें, अगर कंट्री लीडर्स की बात करें, अपने यानी विश्व की बात कर रहा हूं, तो पता नहीं कब किस तानाशाह का मूड जो है वो फिर जाए और वो किस तरीके से भारत की सहायता करना बंद कर दे। तो क्या हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा? भारत को अब देखिए, ओपन सोर्स जो संसाधन है उसमें, जैसे ओपन सोर्स संसाधनों में जो आवश्यक जो सॉफ्टवेयर हैं, वो भारत को अपना इंडिजीनियस सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। उसके लिए एक बढ़िया सी कुशल टीम जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी। उसके पास है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, कर सकता है। बस जरूरत यह है कि भारत को क्लाइंट साइड जो कंपोनेंट्स हैं, क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स का मतलब हो गया जैसे डेटाबेस है, ईमेल क्लाइंट है, या फिर जो भी कैलेंडर, जो भी इस तरीके की जो कंपोनेंट्स, क्लाइंट साइड जो कंपोनेंट्स हैं उसकी जरूरत पड़ेगी। और सर्वर साइड कंपोनेंट्स, जैसे कि वेब सर्वर्स की हम बात कर सकते हैं, ईमेल सर्वर्स की बात कर सकते हैं, क्लाउड सर्वर्स की बात कर सकते हैं। इसको बनाना होगा और अक्षुण्य रखना होगा उसे। इन सभी के लिए ओपन सोर्स संस्करण उपलब्ध हैं। भारत को केवल इन कंपोनेंट्स को क्या करना है? डेवलप करना है, उसके रखरखाव के लिए टीमें गठित करनी है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना है। और ये तभी संभव है जब इसके पीछे एक ठोस व्यावसायिक मॉडल उपलब्ध हो भारत के पास, सरकारी या निजी जो इन्वेस्टमेंट है उससे अलग। अब इन सब के लिए जो मंत्र काम कर सकता है, इन सब को लागू करने के लिए जिस मंत्र की आज आवश्यकता है, वो मंत्र है आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर ही वो मंत्र है जो इस मिशन को पूरा कर सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आज फिर से भारत को डिजिटल इंडिपेंडेंसी प्राप्त करनी है,
तो फिर से उसी तरीके के स्लोगन्स का इस्तेमाल करना होगा जो कभी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित किया गया था। तो एक बार फिर से आवश्यकता है भारत को राष्ट्रवाद के प्रति प्रेरित करने की। एक बार फिर से आवश्यकता है आत्मनिर्भर मिशन, आत्मनिर्भर को तेजी से चलाने की। एक बार फिर से आवश्यकता है हम स्वदेशी अपनाएं, क्योंकि अब अगर आप देखिए तो वर्तमान में माहौल एकदम चेंज हो चुका है। यह हमारी रणनीतिक सोच का एक हिस्सा होना चाहिए। हां, जो भी बड़े प्लेयर्स हैं, निजी कंपनियां हैं या फिर सरकारी कंपनियां हैं, उन सबको आपस में समन्वित होने की आवश्यकता है। कुछ कुछ समय कभी कभी देश मांगता है जिसमें वो कहता है कि निजी हित से परे कुछ काम कीजिए। योग्यता आपको दी गई थी, इस देश में होने की योग्यता है कि आपको वो योग्यता प्राप्त हुई है कि आप अब देश के लिए निस्वार्थ भाव से भी काम करें। तो यहां पर आवश्यकता है राजनीतिक और जो बड़े निजी प्लेयर्स हैं, बड़े जो सरकारी प्लेयर्स हैं, उन सबको एक मंच पर बैठने की आवश्यकता है, बदलाव लाने की आवश्यकता है, विश्वसनीय सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डेवलप करने की आवश्यकता है। आप देखिए इसी देश ने कुछ चीजें सक्सेसफुली अपनाई भी तो हैं। यूपीआई, यूआईडी, ये सब भारत का ही तो है और भरोसा करता है। अब आंख बंद करके आप कहते हैं भैया क्यूआर दे दो, स्कैन कर लें, कितना भरोसा। तो ये किसी ने डेवलप किया था क्या? ये अपने आप डेवलप हुआ था। बस उसी तरीके से इसे एक मिशन के रूप में बनाना है, मिशन को मूल बनाना होगा, तब जाकर के हम इसको पूरा कर सकेंगे, तब जाकर के हमारी स्वतंत्रता पूरी होगी। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को चेता देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, हम सभी एक दूसरे को ध्यान रखें इस चीज का कि भारत एक बार फिर से डिजिटल गुलामी की तरफ बढ़ रहा है और हमें नहीं बढ़ना है। हमें इस गुलामी को तोड़ना होगा, हमें इंडिजीनियस सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलप करने होंगे, हमें अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग डेवलप करनी होगी। ये कितनी सोचनीय बात है, कितनी अजीब सी बात है कि YouTube जैसी आसान सी चीज भारत में नहीं है अपनी खुद की। दुनिया के दूसरे देश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। जापान के पास अपना खुद का है, चीन के पास अपना खुद का है, छोटी छोटी कंट्रीज के पास अपने खुद के हैं, भारत के पास नहीं है। अब जागना होगा, ठीक है। तो जागो इंडिया कार्यक्रम भी एक चाहें तो आप चला सकते हैं, ठीक है। एंड आई होप कि आप ऐसा आसानी से कर लेंगे। तो चलिए इस चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आपको जाते जाते फिर से बता दूं कि प्राइस हाइक होने वाले हैं 12 सितंबर से रात 11 बजे। उससे पहले आप विरत लाइव कोड का इस्तेमाल करके जिस भी कोर्स में एनरोल कराना चाहते हो फटाफट से करा लो, मुझे बता देना, जिससे कि मैं आपकी आगे और सहायता कर सकता हूं। अब जो आपने पढ़ा है उस पर आधारित एक प्रश्न यहां पर है। इस प्रश्न का उत्तर आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम का पता है t.me/VIRADDUBEY01, या फिर आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे VIRADLIVE, जो मेरा कोड भी है उसी नाम से मेरा टेलीग्राम भी है। और इंस्टाग्राम में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो सर्च कीजिए @viradlive VIRADLIVE, इसे आप सर्च कीजिए। ऑफिशियल ईमेल आईडी है मेरा virad.dubey virad.dubey@studyiq.com, studyiq.com, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाइए, वहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर मिल जाएगा। एक और प्रश्न आपको मुख्य परीक्षा के लिए दिया गया है। आज की जंग बम और गोलियों से नहीं बल्कि साइबर स्पेस में लड़ी जा रही है। भारतीय संदर्भ में इस बात पर अपने विचार प्रस्तुत करें। साथ ही भारतीय डिजिटल निर्भरता को कम करने के लिए कौन कौन से तत्काल और दीर्घकालिक उपाय अपनाए जाने चाहिए, ठीक है। कौन कौन से उपाय जो है वो अपनाए जाने चाहिए वो आपको यहां पर बताना है, ठीक है। वो आपको यहां पर क्या करना है, बताना है। तो फटाफट से आप इसको प्रैक्टिस सेशन में चाहें तो लिख सकते हैं और लिख करके हमें भेज भी सकते हैं। अगर मेरे पास समय बचेगा तो मैं उसको जांच लूंगा। फिलहाल इसका एक मॉडल आंसर मैं आप लोगों को जरूर प्रस्तुत कर दूंगा, वो भी हमारे टेलीग्राम में, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। तो बस आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। मुलाकात करते हैं फिर किसी करंट अफेयर्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।